Hello everyone. So welcome to the course of control system. So last lecture we have discussed the steady state error, and today we are going to discuss some numerical problems on time response. Okay. So here is the first problem. It's a very basic and conventional problem as per your university exam. So क्या given है, block diagram of a simple servo system is given. Okay. And you have to find these things: the characteristic equation, undamped frequency of oscillation, damped frequency of oscillation. We have discussed all this point during our theory lectures, so today we'll solve them. Okay, so let's take the first part, that is the characteristic equation. तो characteristic equation क्या होती है आपकी? Characteristic equation 1 plus g h is equal to 0. ओके, g ये कंप्लीट पार्ट आपका g है एंड दिस इज योर h. ठीक है, तो g आपका क्या हो गया? 24 डिवाइड बाई s प्लस 1 और 1 प्लस 0.2s. ठीक है, तो 1 प्लस g इंटू h हो गया 1 बाई s. 1 बाई s है, इट्स s बाई 6, सॉरी इट्स s बाई 6, इट्स s बाई 6 हियर. ठीक है, तो h हमारा हो गया s बाई 6. ओके, यहाँ से ये s आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एंड 6 4 ज़ा 24. ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसको आप सीधे मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा s स्क्वायर, एक स्क्वायर s स्क्वायर 0.2 s स्क्वायर, और एक s आएगा आपका यहाँ पे, और एक आपका आएगा 0.2s. तो प्लस 1.2s प्लस 1 प्लस 4 ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी s स्क्वायर प्लस 6s और प्लस 25 इज इक्वल टू 0. तो ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से बाकी सारी चीज़ें हमको फाइंड करनी है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया 6 स्क्वायर प्लस 6 s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25. इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं. तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे? हमारे जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज़ s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की. तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा एन सीधे मिल जाएगा. ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 5. तो दिस इज़ योर अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कह लीजिए. फर्स्ट पार्ट तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी. डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारा ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो उसके लिए पहले जीटा चाहिए. चलिए यहीं पे जीटा भी निकाल लेते हैं. कंपेयर करेंगे आप इसको तो आपको मिलेगा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 6. ठीक है, ओमेगा एन मिल चुका है हमें 5, तो जीटा इज इक्वल टू 6/10
एंड योर जीटा विल बी इक्वल टू 0.6। ठीक है, ये आपका जीटा हो गया। जीटा को हम बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो भी पूछा गया था क्या, अगर देखें, हाँ डैम्पिंग रेशियो भी पूछा गया है। तो डैम्पिंग रेशियो भी हमारा हो गया। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी हो गया, दैट इज ओमेगा एन। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आपका होता है सी पार्ट, वो होता है ओमेगा डी, दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन आपका कितना आया 5 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 और 1 माइनस 0.36 करेंगे पॉइंट हो जाएगा 0.64 और उसका रूट लेंगे तो 0.8, तो 5 इंटू 0.8 दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया आपका डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, डैम्पिंग फैक्टर। तो ये डैम्पिंग रेशियो जीटा होता है, डैम्पिंग फैक्टर आपका होता है, अगर डैम्पिंग फैक्टर की बात करें, डैम्पिंग फैक्टर तो ये आपका होता है जीटा ओमेगा एन। तो ये आपका सीधे हो जाएगा 0.6 इंटू 5 दैट इज 3। क्लियर है, ये आपका सीधे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, ये कंप्लीट है हमारा, ये कंप्लीट है, ये हो गया, डैम्पिंग फैक्टर हो गया। मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट का क्या फॉर्मूला लिखवाया था हमने लास्ट में, याद करेंगे मैक्सिमम ओवरशूट का, तो क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम ओवरशूट का, मैक्सिमम ओवरशूट के लिए आप लिख सकते हैं MP परसेंटेज इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, ये है फॉर्मूला। जीटा की वैल्यू हमको पता है अब, दैट इज़ 0.6, ये आप यहाँ पुट कर देंगे e टू द पावर माइनस इंटू 100, अगर परसेंटेज में लिखना है इसको तो माइनस 0.6 पाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.36, ठीक है, इंटू 100। ये आपका आ जाएगा MP कुछ 9.48% यहाँ से, तो MP हो जाएगा आपका 9.48%। तो ये भी एक का पार्ट हो गया, ये आपका था F पार्ट। और क्या बचा, नेक्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट अंडरशूट। फर्स्ट अंडरशूट से पहले एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम जा सकते हैं कि एक हमारा पीक टाइम होता था, पीक टाइम दैट इज़ TP, वो होता था पाई बाई ओमेगा डी। ओके, ये जो पीक टाइम होता था ये होता था फर्स्ट ओवरशूट का टाइम, कहाँ पे आपका पहला मैक्सिमम मिलेगा। तो आप अगर प्लॉट फिर से रिवाइज करें, देखें एक बार, तो किस टाइप का था ये, कुछ ऐसा हमारा चलता था। तो ये जो फर्स्ट पीक मिलती थी, तो ये जो ओवरशूट आपको मिला ना कितना 9.4, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपको मिली है 9.4। ठीक है, स्टेडी स्टेट से कितना ओवरशूट गया, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम था दिस इज़ योर TP पाई बाई ओमेगा डी। अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये हाइट मिली और उसको आपने फाइनल वैल्यू दैट इज़ 1 से माइनस किया, तो ये मैक्सिमम ओवरशूट मिल गया। ठीक है, अगर आपको कई बार पूछते हैं कि टाइम, जैसे इसमें भी पूछा है कौन सा पार्ट, हाँ इसके फर्स्ट अंडरशूट वाले के बाद वाला पार्ट पूछा है कि टाइम फॉर फर्स्ट अंडरशूट। तो ये आपका फर्स्ट ओवरशूट हुआ एंड दिस इज़ योर फर्स्ट अंडरशूट, और ये फिर आपका सेकंड ओवरशूट। ठीक है, तो जो टाइम आप निकालते हैं, अगर आपको टाइम फर्स्ट ओवरशूट का पूछे तो ये है, तो ये बेसिकली आप लिख सकते हैं n पाई, जहाँ पे n इज इक्वल टू 135 आप रखेंगे ओवरशूट के लिए, ओवरशूट, एंड n इज इक्वल टू 2, 4,
6 रख लीजिए आप अंडरशूट्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं तो फर्स्ट ओवरशूट दैट इज दिस टीपी पाई बाई ओमेगा डी। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा डी तो इसका मतलब आपको फर्स्ट अंडरशूट मिलेगा। 3 रखते हैं तो इसका मतलब सेकंड ओवरशूट मिलेगा। n की जगह 4 रखते हैं तो सेकंड अंडरशूट। तो आपको कुछ भी पूछे कोई भी टाइम तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका था एक पूछा हुआ है, कौन सा पार्ट है ये, एच पार्ट है। एच पार्ट में आपका पूछा हुआ है टाइम फॉर फर्स्ट अंडरशूट। ठीक है, तो वो टाइम आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट अंडरशूट मतलब 2 रखना है तो 2 पाई बाई ओमेगा डी। तो 2 इंटू 3.14 ओमेगा डी है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई ओमेगा एन आपका है 5 डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा है 0.36। ठीक है, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.785 सेकेंड, 0.785 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टीपी फर्स्ट अंडरशूट का। ठीक है, टाइम चाहिए मतलब ये टाइम आपको निकालना था, समझ गए। तो वेरिएशन आ सकता है, बोले आपको सेकंड ओवरशूट का टाइम बताइए तो इसका मतलब 3 टीपी बाई ओमेगा डी। इसी जगह आपको जी क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट अंडरशूट। तो जैसे फर्स्ट ओवरशूट का आपने फॉर्मूला लिखा e टू द पावर माइनस जीटा पाई। ठीक है, वो ये टीपी की वैल्यू रखने से आया है, e टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आपको अगर फर्स्ट अंडरशूट का निकालना होगा, फर्स्ट अंडरशूट तो क्या होगा, वो होगा e टू द पावर माइनस 2 जीटा पाई। ठीक है, फर्स्ट अंडरशूट है 2 जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे आप जीटा की सारी 0.6। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट अंडरशूट कुछ 9.004 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, ये आपका कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो सारे पार्ट कवर हो गए। अब एक पार्ट बचता है सेटलिंग टाइम। ठीक है, आई पार्ट है सेटलिंग टाइम। टीएस हमारा होता है 4 बाई जीटा ओमेगा एन, अगर 2% टॉलरेंस है। ठीक है, तो 4 बाई जीटा ओमेगा एन आपको वैल्यू पता है सबकी, 4 बाई 0.6 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4/3। कितना हो गया ये, 1.33 सेकेंड। जे लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ साइकिल। क्या लास्ट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ साइकिल, कितने नंबर ऑफ साइकिल जो ऑसिलेशन हो रहा है, कितने साइकिल ऑसिलेशन हो जाएगा जब तक कि वो आपका रिस्पॉन्स जो है ये सेटल हो जाए। सेटल कितना हो जाए, 2% टॉलरेंस तक सेटल हो जाए चलेगा। तो इसका भी बड़ा रोल है, सेटल हो जाए 2% टॉलरेंस दिया है, इसका मतलब सेटलिंग टाइम आपका ये वाला है 4 बाई जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो अगर हमको ये पूछा है कितने साइकिल ये ऑसिलेशन चला जब तक कि वो सेटल हो गया, तो आपको इसको कई बार फॉर्मूला हम याद करते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता क्या हैगा कि ये क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है ये डैम्ड ऑसिलेशन है, तो डैम्ड फ्रिक्वेंसी काम आएगी यहाँ पे। तो डैम्ड फ्रिक्वेंसी हमारी थी ओमेगा डी, और ओमेगा का वैसे फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है 2 पाई एफ डी बोलते हैं, यही होता है ओमेगा का फॉर्मूला। जहाँ पे एफ आपको पता है, एफ क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। एफ क्या होता है यहाँ पे, एफ जो है वो होता है साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब मुझे अगर साइकिल चाहिए तो मैं ये सेकंड मतलब टाइम टी जो है यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल पर सेकंड अगर आप देखेंगे साइकिल पर सेकंड दैट इज दिस एफ, तो वो आपका आएगा ओमेगा डी बाई 2 पाई। ठीक है, और सेकंड नीचे है जो टाइम, उसको अगर आप उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको साइकिल मिल जाएगा।
साइकिल इज इक्वल टू ओमेगा डी बाई 2 पाई इंटू सेकेंड टाइम, मतलब सेटलिंग टाइम, जब वो सेटल हो गया वो क्या है आपका टी एस। तो ये एक तरह से साइकिल का आपके फॉर्मूला, कभी भी साइकिल पूछे कितने नंबर ऑफ साइकिल लगा सेटल होने में। अब ध्यान देना कि ये टी एस जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ने कहा कि कितने नंबर ऑफ साइकिल लगा सेटल होने में 2% टॉलरेंस तक, तब ये टी एस हम यूज़ करेंगे 4 जीटा ओमेगा एन। और अगर ये पूछा कि कितने साइकिल लगे सेटल होने में 5% टॉलरेंस तक, 5% टॉलरेंस तक, तो 3 जीटा ओमेगा एन टी एस यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ओमेगा डी आपको पता है ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, टी एस 4 जीटा ओमेगा एन या 3 जीटा ओमेगा एन टॉलरेंस के हिसाब से, बाकी 2 पाई। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ साइकिल आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल आपकी कुछ आ जाएगी 0.85 साइकिल, ये कुछ आ जाएगा 0.85। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सारी चीज़ें हमारी हो गई। अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, ये ओमेगा डी, ये जीटा ओमेगा एन, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग रेशियो हो गया जीटा, मैक्सिमम ओवरशूट हो गया एमपी, फर्स्ट अंडरशूट निकाला हमने e⁻² जीटा पाई डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, टाइम फॉर फर्स्ट अंडरशूट 2 पाई बाई ओमेगा डी, सेटलिंग टाइम 4 जीटा ओमेगा एन, नंबर ऑफ साइकिल के लिए लास्ट में देखा हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक तो कन्वेंशनल क्वेश्चन जो ऐसा ब्लॉक डायग्राम दे दे या कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दे दे और आपको इतनी सारी चीज़ें पूछे, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, अब थोड़ा सा हम ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे टाइम रिस्पॉन्स के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, इट इज डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या है? ये डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोला कि इसका इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में चेंज करिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डोमिनेंट पोल होगा, डोमिनेंट पोल का मतलब जिसका रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम का, वो वैसा ही रहे जब मैं पूरा कंप्लीट सिस्टम जो भी हमारा है 2 पोल लेके उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बराबर रहे। मतलब सपोज हमारे पास एक कंट्रोल लूप क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पे, लेट्स से 5/s+1 और s+10। ठीक है, इसको बोला कि चेंज इन इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर है 2 है इसमें, ठीक है, 2 पोल हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर हमको चेंज करना है, ठीक है, चेंज इन इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ हमें डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट लेना होगा। तो अगर आप इसका पोल ड्रॉ करें एस डोमेन में, तो सपोज यहाँ आपका पोल है एक -1 पे और एक कुछ इधर है, लेट्स से -10 पे, 2 पोल हैं। तो होता क्या है, डोमिनेंट कौन होता है? जो आपके इमेजिनरी एक्सिस के पास है वो पोल आपका डोमिनेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स होगा टोटल, जैसा टाइम रिस्पॉन्स आपका बनेगा वो वैसा ही रहेगा बिल्कुल जैसा कि इन दोनों की वजह से कंबाइंड रिस्पॉन्स आपका बनेगा। मतलब इसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं, अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो इसके रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स था बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम डोमिनेंट बोलेंगे और इसको इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, लेकिन सिर्फ ऐसे देख के नहीं बोलेंगे कि ये दूर है ये पास है, तो ये इनसिग्निफिकेंट पोल हो गया और ये डोमिनेंट हो गया। कुछ एक कंडीशन है जो हमको सेटिस्फाई करानी होगी। क्या कंडीशन है कि सपोज़ ये जो भी दूर होगा उसको हम इनसिग्निफिकेंट मान लेंगे पहले, और फिर कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि टाइम
कांस्टेंट ऑफ insignificant time constant of insignificant pole should be equal to 1/5 of time constant of dominant pole. अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, मतलब जो भी इनसिग्निफिकेंट पोल है इसका हम पहले टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। वो टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1/5 ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस डोमिनेंट पोल, ठीक है। तो इस केस में अगर हम चेक करें तो क्या ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है क्या? टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जो भी पोल है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका टाइम कांस्टेंट अगर हम देखें टी इनसिग्निफिकेंट का, तो वो आएगा 1/10 दैट इज 0.1। डोमिनेंट पोल का टी डी का टाइम कांस्टेंट देखें अगर, तो वो आएगा 1/1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर मैं 1/5 भी कर दूं, इसका टी डी बाई 5 कर दूं, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। इसका मतलब ये जो डोमिनेंट पोल है इसके टाइम कांस्टेंट का 1/5 किया आपने तो 0.2 आया, लेकिन इसका जो कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट है ये 0.1 है। इसका मतलब उसके 1/5 से भी ये कम है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इनसिग्निफिकेंट पोल का टाइम कांस्टेंट डोमिनेंट पोल के टाइम कांस्टेंट के 1/5 से भी कम है अगर, तो हम इसको इनसिग्निफिकेंट मानेंगे और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये बच जाएगा डोमिनेंट पोल, ठीक है। और उसको भी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि इसको टाइम कांस्टेंट वाले फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज हमारा जो है गेन का मिस्टेक हो जाएगा। तो कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 1 + ST 1 + ST2 इस फॉर्म में। तो इसको पहले चेंज कर लेंगे कैसा, CS/RS = 5 डिवाइड बाई, ये तो 1 + S + 1 है ही है, इसको वहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 + S/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, 0.5 डिवाइड बाई 1 + S और 1 + S/10। अब आपने ये कंडीशन देखी तो आपको सेटिस्फाई मिला, तो इसका मतलब अब ये 10 वाले पोल को हटा सकते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट है। तो फाइनली आपका जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा डोमिनेंट पोल की वजह से वो हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई S + 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल एकदम याद रखनी है कि जिसको भी आपको लग रहा है कि ये हमारा इनसिग्निफिकेंट पोल है, दूर है, उसका पहले टाइम कांस्टेंट निकालिए, आप उसको कंपेयर किससे करिए, जो सबसे नज़दीक है, जो आपको डोमिनेंट पोल लग रहा है उसके टाइम कांस्टेंट से कंपेयर करिए। अगर उसके टाइम कांस्टेंट के 1/5 से भी ये कम है इनसिग्निफिकेंट वाला, तो इसको नेगलेक्ट करिए। जैसे कि अगर हमारे पास यहीं पे सपोज यहीं पे अगर हमारे पास ये होता, अगर CS/RS जो अभी हमने लिखा 5/S + 1 और S + 2 होता, ठीक है। तो पहले तो आप उसमें चेंज करते, 2 को कॉमन करते, 1 + S2 करते, वो तो करना ही है। पहले उसके पहले चेक कर लीजिए क्या इनसिग्निफिकेंट है कि नहीं। एक पोल आपका यहाँ -1 पे है, एक है यहाँ -2 पे, चेक करेंगे। इसका टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, इसका आएगा 1/2 दैट इज़ 0.5, ठीक है। और इसका टाइम कांस्टेंट तो 1 था ही, और उसका 1/5 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.2। अभी आप क्या देख रहे हैं, ये 0.5 जो है वो बड़ा है इससे, अगर ये छोटा होता है इसके 1/5 से तब मैं इस 2 को नेगलेक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई, ये बड़ा है। बड़ा होने का मतलब अब मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता, ये दोनों रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ डोमिनेंट पोल हमारा 1 नहीं है। अगर मैं 2 को हटाऊंगा तो टाइम रिस्पॉन्स जो हमारा रहेगा उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम टैकल करना है।
ठीक है। तो अभी हमने जो भी टाइम रिस्पॉन्स पढ़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हमारा जो भी जीटा है, ओमेगा एन है, इन सब का क्या मतलब है। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सपोज़ आपको अगर कोई ध्यान हो, जो हमने बना रहे थे इसको, तो ये हमारा जीटा लाइन था, ये एंगल जो था वो थीटा था, रूट हमारा अगर माइनस जीटा ओमेगा एन, ये माइनस जीटा ओमेगा एन, एंड दिस इज़ योर ओमेगा डी, ऐसे था। ये अगर रूट लोकेशन है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये आपका ओमेगा एन था, ये डिस्टेंस, ठीक है, और कॉस थीटा आपका जीटा था। ये सब चीज़ें अगर याद हैं तो अगर हमें कुछ जनरल एक इस तरह का दिया हो, ये एक लाइन दी हो जीटा लाइन, और कहा हो कि आपको एक डिज़ायर्ड जीटा से जो है एक डिज़ायर्ड जीटा चाहिए, एक डिज़ायर्ड जीटा में एक कुछ लाइन दी हुई है, तो इसका मतलब आपको कहाँ ट्रैवल करना है, आपको इधर ट्रैवल करना है। रूट लोकेशन आपको कैसे रखना है, कुछ ऐसा रखें कि हमारा कुछ इधर रखें, अगर हम इस साइड में, तो क्या होगा, जीटा। इस लाइन पे कहीं भी रूट रख लीजिए आप, जीटा सेम होगा, बिकॉज ये थीटा एंगल सेम रहेगा आपका। अगर आपको जीटा चेंज करना है, जीटा हमको ज़्यादा चाहिए, तो मैं कहीं पोल इधर रख लूँगा, इसका मतलब कि हमारा एंगल अब ये हो जाएगा। एंगल घटना, एंगल घटने का मतलब कॉस थीटा बढ़ा, और कॉस थीटा बढ़ने का मतलब जीटा बढ़ा, ठीक है, क्योंकि जीटा है हमारा क्या है, कॉस थीटा। तो हमें जीटा इससे कम नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर दिया हुआ था, इससे कम नहीं चाहिए जीटा, ये आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया, डिज़ाइन कर रहे हैं भाई जीटा इससे कम नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मैं ऐसा एडजस्ट करूँगा, या तो इतना रहे या इससे कम, इससे ज़्यादा रहे। ज़्यादा मतलब कि इसके इधर रहे, ये चीज़ ध्यान देनी है। कई बार लड़के गलती करते हैं, इससे कम नहीं चाहिए मतलब इधर नहीं चाहिए, उधर चलेगा, उधर चलेगा मतलब जीटा कम हो गया, क्योंकि ये एंगल बढ़ गया ना, एंगल बढ़ गया, कॉस थीटा कम हो गया, जीटा कम हो गया। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। अच्छा, उसी तरह से आपको कोई कह दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट से ज़्यादा नहीं चाहिए, टाइम कांस्टेंट मतलब कि फास्ट चाहिए ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट से हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मतलब किधर का पोर्शन चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट है दिया, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, डिज़ाइन ऐसा हमको डिज़ाइन बनाना है, तो किधर मूव करेंगे, रूट लोकेशन आपका इसके इस साइड होना चाहिए, क्योंकि इसके इधर जितना जाएंगे टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, रूट का रेसिप्रोकल, तो जितना दूर जाएंगे उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, ये ध्यान देना है। तो अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं रूट रख लीजिए, सेम टाइम कांस्टेंट होगा, क्योंकि रियल पार्ट सेम है। आपको टाइम कांस्टेंट अगर कुछ कम करना है तो आपको इस तरफ मूव करना पड़ेगा। अच्छा, और अच्छा इसी तरह से हमें अगर कोई कह दे तो ये आपको एक डिज़ायर्ड टाइम कांस्टेंट के हिसाब से, क्या हो गया इसको, चलो, इसी तरह से हमें किसी ने कह दिया कि एक डिज़ायर्ड डैम्पिंग से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये आपका डैम्पिंग लाइन होती है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ओमेगा डी होता है, ये 0 है अगर, तो यही आपका ओमेगा डी होता है, तो इसका मतलब आपको इससे नीचे का, इसके बीच का पार्ट चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर चले जाएंगे ओमेगा डी ज़्यादा हो जाएगा, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इधर का पार्ट चाहिए। तो आपको देखना है कि आपका रूट जो है वो कहाँ हम लोकेट करें कि एक जो भी स्पेसिफिकेशन हमको रिक्वायर्ड है डिज़ाइन वो एकदम फुलफिल हो जाए, ठीक है। चलो अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज़ हमारे पास कोई एक सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, हमारे पास कोई एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उसके रूट लोकेशन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। ये है जो शेडेड पार्ट है वो रूट लोकेशन है, शेडेड पार्ट इज योर रूट लोकेशन, मतलब पोल,
ठीक है, इधर है। तो आपसे पूछा है कि आपको रेंज बताइए, रेंज ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा, ठीक है। तो अभी आपने डिस्कस किया क्या कि ये जो लाइन है वो जीटा लाइन है, मतलब इस पे आप कहीं पे ट्रेवल करिए जीटा सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो भी है आपका पोल किसके बीच है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच है। मतलब एक ये लाइन कोई एक जीटा बता रही होगी और एक ये लाइन है जो कोई दूसरा जीटा बता रही होगी, इसी के बीच में पोल है। तो जीटा का रेंज क्या हो गया, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जीटा क्या होगा आपका, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल है 45, एंगल है 45, तो जीटा क्या हो जाएगा cos 45, ठीक है। cos 45 मतलब 1/√2। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जीटा क्या हो जाएगा cos 60, दैट इज 1/2। तो जीटा का आपका रेंज क्या हो गया 0.5 से लेके 0.707, समझ गए। अच्छा, और ओमेगा एन क्या बताता है, ये डिस्टेंस जो है ये ओमेगा एन बताता था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, सपोज 3 है ये 5 है, चलो छूट गया था, इसका रेडियस 3 है, इसका 5 है, तो इसका रेडियस ही तो है ये, तो ये 3 है और ये पूरा जो है वो 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक ही रूट लोकेशन है, शेडेड पोल, शेडेड पार्ट जो है। तो यहाँ से ओमेगा एन का जो रेंज आ गया वो तुम्हारा 3 से लेके 5, समझ गए। इसको लोकेशन देख के पता करेंगे कि ये किस जीटा लाइन के बीच में है, तो जीटा का रेंज क्या हो गया, किसने ओमेगा एन के बीच में, क्योंकि ये रेडियस ही ओमेगा एन होता है, आप जहाँ जाएं, ठीक है। तो कितने के बीच में है, तो इसके लेके इसके बीच में है, तो ओमेगा एन का 3 से लेके ओमेगा एन 5 तक, इसी में है आपका शेडेड पार्ट। तो इस टाइप के ट्रिकी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको बेसिक जो आपका लोकेशन है, जो जीटा ओमेगा एन ओमेगा डी, इसकी मतलब क्या इसका मीन्स है, कैसे आपने प्लॉट किया था, कैसा आपका रूट था, लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो बड़ा इजीली क्वेश्चन ये कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं दूं, सपोज एक डिज़ाइन प्रॉब्लम ले लेते हैं, कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि इफ़ वी नीड व्हाट, नीड MP, दैट इज मैक्सिमम ओवरशूट, इज इक्वल टू 4.3%, ठीक है, एंड TS दैट इज सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, एंड डैम्पिंग ओमेगा D इज इक्वल टू हमें कुछ चाहिए 0.5 रेडियन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो भी लिमिटेड वैल्यू है, लिमिट वो दिया हुआ है, कुछ एक हमको सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। ओवरशूट चाहिए 4.3%, मतलब कि इससे ज़्यादा ना हो, इसका मतलब ही समझेंगे। सेटलिंग टाइम चाहिए 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम में लगे चलेगा। तो इसका मतलब भी समझेंगे। डिज़ाइन जब भी करेंगे तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, दो चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करें कि लिमिट में रहे, वो बाहर ना जाए लिमिट के। ओमेगा डी मतलब डैम्पिंग है, 0.5 चाहिए, तो 0.5 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। अच्छा, तो अगर आप देखें तो जीटा ओमेगा एन सबसे पहले तो आप निकालेंगे, उसी से आप रूट देख पाएंगे, रूट लोकेशन क्या है। क्यों? क्योंकि रूट हमारा क्या है, रूट्स हमारे होते हैं माइनस जो पोल है लोकेशन जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आपके होते हैं पोल्स, ये लोकेशन है। अब इसके लिए जीटा भी चाहिए और ओमेगा एन भी चाहिए। तो MP दिया हुआ है 4.3%, तो MP तो सीधे जीटा पे डिपेंड करता है। MP का फॉर्मूला क्या होता है आपके, e⁻ माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ से आप जीटा निकाल लेंगे। पहले लेक्चर में हमने कुछ जीटास के लिए MP डिफाइन किया हुआ था, तो ये MP जो 4.3 आया था ये हमारा किसके लिए आया था, जीटा इज इक्वल टू 1/√2 के लिए। तो यहाँ से आपको जीटा
सीधे आ जाएगा 1/√t, फॉर्मूले में रखने से भी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब TS है 4 सेकेंड, 2% टॉलरेंस अगर है तो TS होता क्या है, TS आपका होता है 4/ζ ओमेगा n। अब TS खुद 4 सेकेंड दिया है तो इसका मतलब जीटा ओमेगा n आपका कितना आ गया 1, तो इसका मतलब ओमेगा n भी आपका हो गया कितना √2। ठीक है, क्योंकि जीटा है 1/√2, उधर चला जाएगा, ओमेगा n हो गया √2। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया जीटा ओमेगा n, अब रूट देखिए अपना, ये हो गया 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू √2 प्लस माइनस जे ओमेगा n है √2 और ये कितना है √1 माइनस जीटा स्क्वायर का मतलब कि 1/2, तो ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस J1। तो इन दोनों के हिसाब से MP और TS के हिसाब से आप अगर सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से आपने जीटा ओमेगा n निकाला, तो आप चाहेंगे क्या कि मैं उसको प्लॉट करूं ऐसा यहाँ पे, ताकि वो रियल पार्ट उसका भी 1 रहे और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 रहे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जीटा आपको मिलेगा 45 डिग्री, बिकॉज ये सारे लाइन पे, पूरे लाइन पे जीटा आपका 1/√2 ही होगा। ठीक है, तो लेकिन इस पोल लोकेशन के हिसाब से एक चीज़ आपकी वायलेट हो जा रही है, ये डैम्पिंग आपको चाहिए था 0.5। ठीक है, 0.5 वैल्यू, लेकिन ये तो आप यहाँ पहुँचा दिए, ये लोकेशन है, इसके हिसाब से डैम्पिंग ज़्यादा आएगा, 1 आएगा, तो वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या चाहेंगे कि डैम्पिंग में 0.5 हो जाए। डैम्पिंग 0.5 होने के लिए तो आपका पोल कुछ यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ वैल्यू 0.5 रहती, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपका जीटा जो है वो चेंज हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट सेम रहेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट तो ये रियल पार्ट पे डिपेंड करता है, ये माइनस जीटा ओमेगा n पे डिपेंड करता है, तो हम वो चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट सेम रहेगा, सेटिस्फाई है। बट जीटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज होगा जो जीटा, वो क्या हमारे लिए नुकसानदायक है क्या? तो हम जब इधर आ रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है, जीटा बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फाइनल पोल लोकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस J.5। समझ गए कैसे डिज़ाइन पार्ट करते हैं, डिज़ाइन पोर्शन कि जो भी स्पेसिफिकेशन दे उसके हिसाब से जीटा ओमेगा n की वैल्यू निकालिए अपना। अब उसके बाद रूट देखिए क्या रूट आ रहा है, वो रूट आपने प्लॉट किया, देखा सारे स्पेसिफिकेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, आपने देखा ये ओमेगा डी वाला नहीं हो रहा है, उसको करने के चक्कर में रूट को थोड़ा शिफ्ट कर दिया नीचे, तो उससे और क्या वायलेट हो रहा है, तो टाइम कांस्टेंट तो वायलेट नहीं हो रहा है क्योंकि रियल पार्ट सेम है। हाँ, ये वायलेट हो जाएगा अपना जीटा, तो ठीक है जीटा वायलेट हो रहा है, तो क्या जीटा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, रिस्पॉन्स अच्छे होने के लिए क्या जीटा ज़्यादा हो, फास्ट हो रहा है, ठीक है, क्रिटिकल की तरफ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका टाइम कांस्टेंट, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे न्यूमेरिकल। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं आपको, जैसे हमने पहले किया सारी चीज़ें निकालनी, डैम फ्रीक्वेंसी ये वो, तो उसमें कई बार आपको कुछ चीज़ें दे देंगी और आपसे कहेगा कि इसका ओवरशूट ये MP और ये सारे दिए रहेंगे, और बोलेगा कि जीटा ओमेगा n निकालिए या ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो कई तरह के इसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, किस टर्म का मतलब क्या है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस आपका अगर बेसिक बना हुआ है इस तरह का तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पूरा स्टडी स्टेट और टाइम रिस्पॉन्स का पार्ट रहा। नेक्स्ट हम जो है वो अपना स्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।